easy go. मैं पीके मिश्रा फिजिक्स के टीचर हैं। 25 सालों से आप लोगों को पढ़ाते रहे हैं। यह हम आपको साइंस मिश्रा साइंस सेंटर में आप लोगों को इतने दिन से पढ़ाते रहे हैं और आगे भी आपको सेवा देते रहेंगे। अभी हम लोग जानते हैं कि लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन पीरियड में स्कूल्स बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं, लेकिन परीक्षाएं समय से होंगी। यह विद्यार्थियों के मन में एक बहुत बड़ा उलझन है। वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनको पढ़ने में प्रॉब्लम्स हो रहा है, उनको समझने में प्रॉब्लम्स हो रहा है। इसी कारण हमने ऑनलाइन क्लासेस शुरू की है। इस ऑनलाइन क्लासेस का सबसे बड़ा यह एम है कि बच्चे घर पे रहकर अपनी पढ़ाई कर सकें। और मैं आपको 12th क्लास, क्योंकि इसकी परीक्षा नज़दीक है, जनवरी या फरवरी में बिहार बोर्ड का 12th क्लास का एग्जाम होगा, सीबीएसई के एग्जाम्स होंगे और वो सभी एग्जामिनेशन समय से होंगे। भले आपकी क्लासेस नहीं हो रहे हैं, आपके क्लासेस बंद हैं, आप घर पे हो, लॉकडाउन में हो, कोरोना पीरियड में आप घर में हो, लेकिन आपके क्लासेस चलने चाहिए। आप पढ़ते रहोगे, पढ़ाई आपकी कंटिन्यूअस होनी चाहिए। इसी को एम में रखते हुए हमने यह क्लास शुरू किया है। अभी हम आप लोगों को 12th क्लास फिजिक्स की पढ़ाई पढ़ाएंगे। 12th क्लास फिजिक्स में कितने पार्ट हैं ये आपको जानना होगा और कौन से पार्ट से हम आपकी पढ़ाई शुरू कर रहे हैं ये जानना होगा। आप सभी जान लीजिए 12th क्लास में इतने पार्ट्स आते हैं। पहला होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में आपको पता हो या नहीं, जब हम लोग पढ़ेंगे उसमें बताएंगे। व्हेन चार्जेस आर एट रेस्ट, चार्जेस जब रेस्ट की बात आती है तब हम लोग क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैट के बारे में जान लेते हैं। दूसरी बात होती है व्हेन चार्जेस आर इन मोशन देन वी स्टडी करंट इलेक्ट्रिसिटी। दोनों में अंतर परीक्षाओं में पूछता है। इसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। करंट और मैग्नेटिज्म के बारे में हमको इसमें पढ़ना है। करंट और मैग्नेटिज्म मैग्नेट से फॉर्म होता है, इसकी जानकारी हम लोग लेंगे। उसके बाद एसी की जानकारी पढ़ेंगे हम लोग। एक नेक्स्ट पार्ट है एसी। उसके बाद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जान लीजिए जितने चैप्टर्स हैं सभी सब में सबसे कम मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछता है। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछता है, डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कैरेक्टर्स को पूछता है। इसको हम लोग इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग चलते हैं ऑप्टिक्स की बात आती है। इसमें वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट है मॉडर्न फिजिक्स। इसमें हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में 4 पार्ट होते हैं। ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अगर किया जाए तो जान लीजिए 22 से 25 मार्क्स के बीच में, 22 से 24 या 25 मार्क्स के बीच में प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये हमें पढ़ना है तो हम पहले मॉडर्न फिजिक्स की शुरुआत करते हैं। ये बच्चों को सबसे क्लिष्ट सब्जेक्ट लगता है, इसके पढ़ने में बच्चों को प्रॉब्लम्स होता है, इसलिए इसको हम लोग शुरुआत करेंगे। मॉडर्न फिजिक्स को आप देखोगे यहाँ पर, मॉडर्न फिजिक्स को आपके सिलेबस में 4 पार्ट में बांटा गया है। पहला है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर रेडिएशन। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इसमें मैटर्स एंड रेडिएशंस के ड्यूअल नेचर को हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पढ़ेंगे, जिसमें आप एम टाइप, पी टाइप, एनपीएन, पीएनपी, सिलिकॉन कंट्रोल डायोड, डायोड, ट्रायोड एक्सेट्रा के बारे में पढ़ते हो। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एटम्स एंड न्यूक्लियाई। या आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो एटम्स एंड न्यूक्लियाई। उससे थोड़ा बृहद पार्ट हम लोग पढ़ेंगे एटम्स एंड न्यूक्लियाई। इसको एटॉमिक स्ट्रक्चर भी हम लोग करते हैं। नेक्स्ट है इसमें कम्युनिकेशन सिस्टम। ये हम आप सबके लिए नया चैप्टर है, आप पढ़े नहीं हो, कभी आप इसको पढ़े नहीं हो, ये नया चैप्टर आपको मिलेगा। इसलिए अब हम
शुरुआत करेंगे मॉडर्न फिजिक्स से। मॉडर्न फिजिक्स में ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर रेडिएशन से आज शुरू करेंगे। आप देखोगे कि कैसे ड्यूअल नेचर है, दो नेचर कैसे है, इसकी कल्पना करेंगे, इसको प्रूव करेंगे, इसके प्रॉब्लम्स बनाएंगे। आप चाहो तो ये अपने कॉपी में इसे आप नोट कर लो, ये नोट कर लोगे तो आपको विशेष फायदा होगा। ये चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। आप मैटर के बारे में पहले से पढ़े होंगे और जानते होंगे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैटर्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। रेडिएशन के बारे में आप पहले से पढ़े होंगे। ड्यूअल नेचर में 2 नेचर होता है। कौन कौन से 2 नेचर ये हम लोग जानेंगे इसमें इस चैप्टर में 4 to 5 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 4 नंबर या 5 नंबर के क्वेश्चंस इस चैप्टर में पूछे जाते हैं। मेडिकल इंजीनियरिंग में भी 4-4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या आप ये भी जान लीजिए 12th में इससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी एक पूछा जाता है। तो इसमें कई पार्ट हैं। पहला इसमें हम लोगों को पढ़ना है इनएडेक्वेसी ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। इसको हम लोग कहते हैं इनएडेक्वेसी ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। ये जान लीजिए, आप मैकेनिक्स पढ़ते हो, पढ़ेंगे हम लोग, तो मैकेनिक्स में 2 पार्ट हमारे पास आते हैं। मैकेनिक्स के 2 पार्ट आते हैं। पहला को हम लोग कहते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, और दूसरे को हम लोग कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स के अंतर को हम आपको बताएंगे, लेकिन जान लीजिए अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इनएडेक्वेसी ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। और क्लासिकल मैकेनिक्स जब फेल करता है तब हम लोग क्या आता है क्वांटम मैकेनिक्स, और इसी क्वांटम मैकेनिक्स को हम लोग मॉडर्न फिजिक्स के नाम से जानते हैं। तो इनएडेक्वेसी ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स के बारे में हम जान लें कि इसमें क्या क्या कैसे होता है। तो पहले जानिए है क्या। तो क्लासिकल मैकेनिक्स क्या क्या चीजों को बताता है ये हम लोग को जानना होगा। क्लासिकल मैकेनिक्स डिपेंड्स, जान लीजिए, डिपेंड्स अपॉन न्यूटोनियंस लॉ। न्यूटन्स लॉ पर आधारित होता है। कौन? क्लासिकल मैकेनिक्स। न्यूटन्स लॉ मीन्स लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ फोर्स, एक्शन एंड रिएक्शन। इन 3 पर ही यह डिपेंड करता है। कौन कौन? पहला न्यूटन का पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, ये हम 9th क्लास 7th क्लास से पढ़ते आए हैं, लेकिन उसी पर यह डिपेंड करता है। हम जान ले। दूसरा कहता है क्लासिकल मैकेनिक्स बताता किसको है? तो बताता है, एक्सप्लेन करता है किसको? एब्सोल्यूट मास, मास, एब्सोल्यूट स्पेस एंड ये जान लीजिए। क्लासिकल मैकेनिक्स बताता है एब्सोल्यूट मास, एब्सोल्यूट स्पेस, एब्सोल्यूट टाइम। तीसरा चीज क्लासिकल मैकेनिक्स बताता है मोशन ऑफ स्टार्स, प्लैनेट्स, इसके बारे में यह बताता है। क्लासिकल मैकेनिक्स डिपेंड करता है न्यूटोनियंस लॉ पर। क्लासिकल मैकेनिक्स बताता है एब्सोल्यूट स्पेस, एब्सोल्यूट मास, एब्सोल्यूट टाइम को। क्लासिकल मैकेनिक्स बताता है मोशन ऑफ स्टार्स, प्लैनेट्स, ऐसी चीजों। एक और चीज है जो हम लोगों को जानना चाहिए। एक हमारे पास आपको 2 प्रकार के ऑब्जेक्ट्स में मिलते हैं। एक ऑब्जेक्ट को हम लोग कहते हैं मैक्रोस्टैटिक, मैक्रोस्टैटिक ऑब्जेक्ट, और एक को कहते हैं हम लोग माइक्रोस्टैटिक ऑब्जेक्ट्स। जान लीजिए
मैक्रो स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स क्या है और माइक्रो स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स क्या है। जिन ऑब्जेक्ट्स को हम अपने निरीह आंखों से देख सकते हैं उसको हम लोग कहते हैं मैक्रो स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स, और जिन ऑब्जेक्ट्स को अपने निरीह आंखों से नहीं देख पाते हैं उसको कहते हैं माइक्रो स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स। तो यहां जान लीजिए यह क्लासिकल मैकेनिक्स है, यह जानता है किसके बारे में, मैक्रो स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स। ये चार काफी हम लोग को जानना, इन चारों में हम ये जान लें कि ये चारों बता रहा है क्लासिकल मैकेनिक्स किसको बताता है। क्लासिकल मैकेनिक्स किस पे डिपेंड करता है, तो क्लासिकल मैकेनिक्स न्यूटन लॉ पर डिपेंड करता है, एक्सप्लेन करता है एब्सोल्यूट मास, एब्सोल्यूट स्पेस एंड एब्सोल्यूट टाइम को बताता है। इट आल्सो एक्सप्लेन अबाउट मोशन ऑफ स्टार्स प्लैनेट्स को बताता है। इट आल्सो एक्सप्लेन द मैक्रो स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स, इन चीजों को यह बताता है। अब है कि इन चीजों को नहीं बताता है, ये जान लिया आप लोग, ये दोनों जान लिए, ये जान लिए। अब हम जानना चाहते हैं कि किन किन चीजों को नहीं बताता है, तो इसको हम लोग कहते हैं, इसी को कहते हैं इनएडेक्वेसी ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। अब हम जान लेंगे, अब हमको पता चल गया क्लासिकल मैकेनिक्स किन किन चीजों को बताता है, कैसे डिपेंड करता है। अब हमको चाहिए इनएडेक्वेसी किन किन चीजों को नहीं बताता है, इसको हम लोग कहते हैं फेल्स टू एक्सप्लेन। पहला है स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स, स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स, इसको हम लोग जान लेंगे। स्टेबिलिटी एटम्स को कैसे नहीं बताता है। स्टेबिलिटी एटम्स में आप एक जानते हो, एटॉमिक स्ट्रक्चर आप पढ़ते हो तो पढ़ते हो कि एटम्स के सेंटर में होता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। इनके चार्जेस को आप जानते हो, पढ़े होगे, और कहते हो इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस। रदरफोर्ड साहब ने कहा था इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस। यह क्लासिकल मैकेनिक्स के साइंटिस्ट हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस, लेकिन जान लीजिए उस समय एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था लॉरेंज। लॉरेंज ने कहा था एक्सेलरेटेड चार्ज प्रोड्यूस रेडिएशन। उन्होंने कहा था उनके अनुसार एक्सेलरेटेड चार्ज प्रोड्यूस रेडिएशन। इस पर हम ध्यान देंगे। तो इनके अनुसार, तो रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस, लेकिन लॉरेंज के अनुसार इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस शुड एक्सेलरेट एनर्जी, एंड जब एनर्जी रिलीज होगा तो क्या होगा, दे डिक्रीज देयर पाथ, उनका पाथ धीरे धीरे घटने लगेगा, एंड एट लास्ट दे ड्रॉप इनटू द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, धीरे धीरे न्यूक्लियस में गिर जाएगा, बट इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल, यह संभव नहीं है। और इसी को स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स कहा गया है कि इस पे क्लासिकल मैकेनिक्स क्या होता है, फेल कर जाता है इसकी स्टेबिलिटी को बताने के लिए। जान गए, रदरफोर्ड ने कहा था उन्होंने कहा था इलेक्ट्रॉन्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस, बट अकॉर्डिंग टू लॉरेंज एक्सेलरेटेड चार्ज रेडिएशन मींस इलेक्ट्रॉन्स moving around the nucleus should accelerate energy, should decrease energy, should decrease their path, and at last drop into the nucleus, but it is quite impossible। आप ये जान लीजिए, घूमते घूमते जब इलेक्ट्रॉन्स कहाँ गिरेगा, एनर्जी रिलीज होगी। अब एनर्जी रिलीज होगी तो वह कहाँ गिरेगा, न्यूक्लियस में गिर जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस में गिर जाएगा तो क्या होगा, स्टेबिलिटी संभव है, कदापि संभव नहीं है। बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, वो आपके पॉकेट में रहेंगे, आपका पॉकेट कहाँ रहेगा, आप नीचे रहेगा, ये संभव नहीं है। इसलिए इसको कहा गया क्लासिकल मैकेनिक्स फेल्स टू एक्सप्लेन अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स, या स्टेबिलिटी ऑफ, हम लोग यहाँ लिखते हैं न्यूक्लियस।
ठीक है। सेकंड है ऑब्जर्व स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी। सेकंड है ब्लैक बॉडी डिफ्यूजन। सेकंड फेलियर में आता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी का मतलब होता है, आप सभी जानते होंगे और आप कहते हो कि ब्लैक बॉडी का मतलब काली बॉडी, ऐसा नहीं होता है। ब्लैक बॉडी का मतलब होता है विच एब्जॉर्ब ऑल टाइप्स ऑफ रेडिएशंस। जितने रेडिएशंस होंगे सबको वह एब्जॉर्ब कर लेगा और उसी को हम लोग ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। तो जितने लाइट गिरेगा सबको एब्जॉर्ब कर लेगा, तो वह कंटिन्यूअस होगा अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो है कंटिन्यूअस होगा। लेकिन होता क्या है, एक्सपेरिमेंटली हम लोग जानते हैं कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन कंटिन्यूअस नहीं होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। यह इसका दूसरा फेलियर है। दूसरा फेलियर है ऑब्जर्व स्पेक्ट्रम शुड बी कंटिन्यूअस अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स बट शुड नॉट बी कंटिन्यूअस अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स। ये हम लोग जानेंगे दूसरा। तीसरा कहता है कि क्लासिकल मैकेनिक्स फेल्स टू एक्सप्लेन अबाउट द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्वांटम इफेक्ट, रोमन इफेक्ट, etc. इनके बारे में यह नहीं बताता है। कौन कौन? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्वांटम इफेक्ट, रमन इफेक्ट, डिस्क्रीट इमिशन एब्जॉर्प्शन, ये सब चीजों को यह नहीं बता पाता है। चौथा जान लीजिए, यह मोशन ऑफ नॉन रिलेटिविस्टिक मोशन को नहीं बताता है। यह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि को नहीं बता पाता है। इसका मतलब हुआ, इसी को मैंने कहा था माइक्रोस्टैटिक ऑब्जेक्ट्स। माइक्रोस्टैटिक ऑब्जेक्ट्स को यह नहीं बता पाता है। इतना हम लोग जान लें, यह है इसका फेलियर। किसका? क्लासिकल मैकेनिक्स फेल्स टू एक्सप्लेन अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। It also fails to explain about the black body radiation, not to explain about the photoelectric effect, Compton effect, Raman effect, and also not to explain about the electrons, protons, and neutrons. ये हम लोग जान गए, यह फेलियर है क्लासिकल मैकेनिक्स को, और तब ही क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत की गई। और उसको आप लोग इसको नोट कर लो, उसके बाद हम आपको आगे बताएंगे। अब हम लोग देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। आप जान गए स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी कुड नॉट एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिकल थ्योरी के अनुसार ये एक्सप्लेन नहीं हो सका ब्लैक बॉडी रेडिएशन और स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। लेकिन उसके बाद 1900 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था प्लैंक। प्लैंक gave a hypothesis according to which energy change of radiation, उनका कहना था energy change of radiation is not continuous but discontinuous. Energy change of radiation is not continuous but discontinuous. It is in the form of a quanta. वो क्वांटा के फॉर्म में होता है। एंड एनर्जी ऑफ ईच क्वांटा E बराबर होता है h ओमेगा बाई 2 पाई, या इसी को हम लोग लेते हैं h कट ओमेगा कहते हैं, जहां h कट बराबर होता है h बाई
2 पाई और ओमेगा को कहते हैं हम लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी इससे सभी समस्याओं का समाधान हो गया। यह प्लैंक साहब अपने एक आर्टिकल में किए, उस आर्टिकल का नाम था द थियरी ऑफ लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन नॉर्मल स्पेक्ट्रम। इसका नाम था द थियरी ऑफ लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉर्मल स्पेक्ट्रम। और उसमें क्या किया उन्होंने, यह दिया 14 दिसंबर 1900 को दिया था। इसलिए 14 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं बर्थडे ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। बर्थडे ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स हम लोग जनवरी 14 दिसंबर को मनाते हैं। तो आप जान गए डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स कैसे हुआ। उसमें प्लैंक साहब ने एक थियरी दिया 1900 ईस्वी में कि एनर्जी चेंज ऑफ रेडिएशन इज नॉट कंटिन्यूअस बट डिसकंटिन्यूअस एंड इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए क्वांटा। एनर्जी ऑफ ईच क्वांटा इज h ओमेगा by 2 पाई। h कट ओमेगा मीन्स ओमेगा रेगुलर फ्रीक्वेंसी हुआ और इससे उन समस्याओं का समाधान हुआ। यह कहाँ दिया गया, 14 दिसंबर को प्लैंक साहब ने एक थीसिस दिया, एक आर्टिकल दिया जिसका नाम था द थियरी ऑफ लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन नॉर्मल स्पेक्ट्रम। और उसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया और इसलिए 14 दिसंबर को हम लोग बर्थडे ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स मनाते हैं। आप इसको लिख लो, आगे हम देखेंगे पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। लाइट के पार्टिकल नेचर्स को, और पार्टिकल नेचर्स आप जान गए क्वांटम मैकेनिक्स। अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स आप जान गए लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ ए स्मॉल बंडल ऑफ एनर्जी। पार्टिकल नेचर में हम लोग कहते हैं light travels in the form of a small bundle of energy, a small pocket of energy. A small bundle of energy or a small pocket of energy is known as a photon. A small bundle और a small pocket को हम लोग energy of a small bundle, a small pocket is known as a photon. इसी को एनर्जी को हम लोग फोटन कहते हैं। और एनर्जी ऑफ ईच फोटन इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। या इसको लिख सकते हो E बराबर h न्यू लिख सकते हो, और h न्यू के जगह लिख सकते हो hc बाई लैम्डा। E बराबर h न्यू मींस hc बाई लैम्डा। ये कहते हैं हम लोग पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। इसलिए पार्टिकल नेचर्स में कहोगे लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ ए स्मॉल बंडल ऑफ एनर्जी, ए स्मॉल पॉकेट ऑफ एनर्जी। एनर्जी ऑफ ईच बंडल, ईच पॉकेट इज नोन एज ए फोटन। एनर्जी ऑफ ईच फोटन इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एंड E बराबर h न्यू होता है, hc बाई लैम्डा होता है, जहां h को हम लोग प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं। इसका मान होता है 6.62 into 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड। फोटन की एनर्जी को हम लोग जान लीजिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम लोग करते हैं। अब हम लोग को जानना होगा नेक्स्ट की डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस क्या है। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस ये हम लोग को जान लेना होगा। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस हम लोग को जानना है क्या है। तो आप जानते हो लाइट कंटेंस वेव नेचर और लाइट कंटेंस पार्टिकल नेचर, ये दोनों हम लोग देख लिए। तो कहते हैं डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस कहता है लाइट कंटेंस बोथ द नेचर्स। कौन कौन? वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। दोनों नेचर को लाइट कंटेन करता है
जैसे देखोगे आप कुछ ऐसे फेनोमेनन हैं जैसे है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, may be explained on the basis of wave theory, may be explained on the basis of wave theory, and these phenomena show that light contains wave nature. रिफ्लेक्शन आप पढ़े हो, किसी सरफेस से लाइट का उसी माध्यम में लौट जाना। दूसरा रिफ्रैक्शन पढ़ते हो, लाइट का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना। डिफ्रैक्शन पढ़ते हो, बेंडिंग ऑफ लाइट थ्रू एनी एज इज नॉन एज डिफ्रैक्शन है। पोलराइजेशन जानते हो, टू कंटेन वन लाइट, वन वेवलेंथ, दैट इज द पोलराइजेशन। ये हम एक्सप्लेन कर सकते हैं वेव थ्योरी से, और यह एक्सप्लेन करता है, यह बताता है कि लाइट जो है वेव नेचर को कंटेन करता है। नेक्स्ट आप जान लो कुछ ऐसे फेनोमेनन है जैसे आप लिखते हो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, रमन इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, ये फेनोमेनन जो है ये मे बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर। ये पार्टिकल नेचर है, ये पार्टिकल नेचर को शो करते हैं। ये किसको बताता है? वेव नेचर को। ये किसको बताता है? पार्टिकल नेचर को। ये आप सभी जानते हैं। लेकिन डी ब्रॉगली साहब ने कहा था लाइट कंटेन्स बोथ द नेचर, वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। लाइट दोनों नेचर को कंटेन करता है। उसी को उन्होंने लिखा लेम्डा बराबर एच बाई पी, लेम्डा बराबर एच बाई पी लिखा। इसी को एच बाई एम भी कह सकते हो। लेम्डा वेवलेंथ है जिसको हम लोग कहते हैं वेवलेंथ। यह वेव नेचर को बताता है। और P बराबर एम भी जो मोमेंटम है इसको मोमेंटम कहते हो, और यह पार्टिकल नेचर को बताता है, नेचर को बताता है। इस प्रकार द वेवलेंथ लैम्डा एसोसिएटेड विथ एनी मूविंग पार्टिकल ऑफ मोमेंटम P is given by lambda बराबर h by p, that is given by डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली ने कहा था लाइट कंटेन्स both the natures, wave nature as well as particle nature. The wavelength lambda associated with any moving particle of momentum p is given by lambda बराबर h by p। h को प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हो, p को मोमेंटम कहते हो, और इसको कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, कांस्टेंट कहते हैं। इसलिए यह डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस है। Now the next topic is de Broglie wavelength of an electron. That is the important part of your chapter, this chapter. You consider one electron, if potential, there is a potential difference between 2 points is V. Then electrons are ejected and the electrons have velocity is v. Now E and M are the charge and mass of an electron. There is a potential difference between 2 points is v. Then electron is emitted, and that electrons having velocity v and its acceleration is a. Now E and M are the charge and mass of an electron. ये हम जान के आ गया इतना हमारे पास। तो हम लिख सकते हैं वर्क डन by an electron
that is equal to E and V. That is work done. You also know that kinetic energy of electron is half mv square. And work energy theorem, from work energy theorem, you know that work done is kinetic energy. Work done लिख सकते हो is equal to kinetic energy. Means EV is equal to half mv square. You write v square बराबर 2 EV by m and v is equal to root under 2 EV. That is equation 1. You know lambda is the wavelength of an electron according to de Broglie. Lambda wavelength of electron and lambda बराबर h by p means h by mv. From equation 1, we have lambda बराबर h by m. v के जगह पर आप लिख सकते हो इक्वेशन 1 से 2 ev by m means h by 2 evm. 2 evm. लैम्डा बराबर h by 2 evm होगा. आप जानते हो h का मान h बराबर 6.62 into 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड. e का मान आप जानते हो 1.6 10 to the power minus 19 कूलम और m का मान जानते हो 3.1 into 10 9 not 3.1 but 9 into 10 minus 31 kg. Putting this value in equation 2. Equation 2 में हम लोग ये मान रखते हैं, ये मान हम रख सकते हैं, तो आप लिख सकते हो lambda बराबर h means 6.62 into 10 to the power minus 34 by root under 2 into e का मान लिख सकते हो 1.6 into 10 to the power minus 19 into 9 into 10 to the power 31 v. This is equal to 12.27 into 10 to the power minus 10 by root v meter. That is equal to 12.27 by root v. लिख सकते हो एंगस्ट्रम. ये डेल्टा का This is the de Broglie wavelength of an electron. ये हुआ तीसरा. This is the de Broglie wavelength of an electron. This is the de Broglie wavelength of an electron. देखिए क्वेश्चन एक बार हम इसको करते हैं. हमें निकालना है de Broglie wavelength of an electron. There is potential difference between 2 points, that is capital V, and this potential difference from an electron, that electron having velocity v, and its acceleration is a. Now E and m are the charge and masses of an electron. You know work done by an electron is eV, and kinetic energy is half mv square. There is a difference between V and V. That is the capital D indicates potential difference. That is the small d indicates velocity. Then work energy theorem से आप लिख सकते हो EV is equal to half mv square. आप देखो v square 2 इधर चला जाएगा by m होगा. इसका मतलब v निकालोगे रूट अंडर 2 EV by m होगा. अब आप जानते हो कि लैम्डा बराबर h by p होता है. डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस से h by mv लिख सकते हो. p मोमेंटम है, मोमेंटम बराबर मास इनटू वेलोसिटी होगा. इक्वेशन 1 से अगर मान रखते हैं तो सॉल्व करने पर h by 2 e vm होगा.
यहाँ ई का मान, एम का मान, एच का मान रख देते हैं हम लोग, तो लैम्डा का मान आता है 12.272 मीटर बाई वी लिखते हैं। ये चूंकि हमारे पास 10 ये है, इसको एंगस्ट्रॉम में चेंज कर दिए और फिर ये लिख सकते। दिस इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वेव नेचर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। उसमें हम लोगों को बताना होगा थ्योरेटिकल वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बराबर होता है, और वह सिद्ध करता है। उसको दो वैज्ञानिक थे, एक डेविसन, दूसरा जर्मर ने किया था। इसको हम लोग इस माध्यम से फिर आगे देखेंगे। आप सबको इतने पढ़ाने में अगर कोई प्रॉब्लम्स हुआ हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो उसको आप कमेंट में लिख देंगे कमिंग क्लासेस, और संडे को मैं उन सभी सॉल्यूशंस दे दूंगा। आपका जितने क्वेश्चंस होंगे उस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम संडे को क्लास में एक्सप्लेन कर देंगे। इस प्रकार हमने आज जो पढ़ा है उसमें आपने देखा इनएडिक्वेसी ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, पाकेट नेचर ऑफ लाइट, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस एंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार इन क्वेश्चंस को आप देखोगे, प्रॉब्लम्स जरूर होगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आपके मेडिकल में, इंजीनियरिंग में मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछते हैं। आपको बता दें इसमें +2 में एक क्वेश्चन पूछता है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। लेकिन आप जाओगे इंजीनियरिंग का एग्जाम देने, जाओगे मेडिकल का एग्जाम देने, इसमें कई क्वेश्चन पूछता है। इस पर क्वेश्चन पूछता है, इस पर क्वेश्चन पूछता है, इस पे प्रॉब्लम्स पूछता है। इस दोनों पर प्रॉब्लम हम लोग अगले क्लासेस में बनाएंगे, एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स को बनाएंगे, सॉल्यूशन करेंगे। इसलिए आप इसे देख लो, और नेक्स्ट आप क्या करोगे, अगर प्रॉब्लम्स होगा उसको कमेंट में आप लिख दोगे, मैं अगले क्लासेस में उसका समाधान करूंगा। आज बस इतना ही क्लास हुआ, अगले क्लास में आज इतना ही क्लास हुआ, अगले क्लास में हम कल इसी समय आपको नेक्स्ट टॉपिक पर एक्सप्लेन करेंगे। इतना आप कंप्लीट कर लीजिए। कमेंट आपके पास है, कमेंट में आप इंडिकेट कर दीजिए कितना पसंद आया, क्या नहीं पसंद आया, और कितने क्वेश्चंस आप एराइज करते हो। हम संडे को सबका समाधान करते हैं। थैंक्स।